हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। इतने 87% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को। प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं जल्दी से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो बताया गया ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना है और दुनिया में क्या क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते, देखिए। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something serious इन सीरियस टोन्स। तो इसमें स्टार्टिंग में एक स्टोरी सी बताई गई है कि स्प्रिंग का समय था 1945, वर्ल्ड वॉर के एंड का टाइमिंग है ये 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अराउंड 1938 के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी और 1945 में जा कर के वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी विद द लॉस ऑफ जर्मनी। जर्मनी हार गई थी। फिर इसमें बताते हैं ये 11 साल का एक बच्चा है जो कि जर्मनी का है, वो अपने बेड पे लेटा हुआ है, वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन रहा है। काफ़ी ज़्यादा सीरियस टोन में उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं बच्चे के। तो उसके फादर जो है बच्चे के, वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है। डेलिब्रेटेड with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone। तो इस तरीके से उसके फादर बात कर रहे हैं उस बच्चे के। उसके बच्चे के फादर एक फिजिशियन है, फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हैं। तो वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि क्या उनको सिर्फ सुसाइड करना चाहिए, गोली मार लेनी चाहिए खुद को, या फिर पूरी की पूरी फैमिली को मर जाना चाहिए। इस तरीके की बातें चल रही थी उस फैमिली में। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Elise will do to us what we did to cripple and Jews." तो इसका मतलब देखिए ये है। तो इनके जो बच्चे के फादर हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ अब एलीज़ वही करेंगे। यहाँ पर एलीज़ कौन है? एलीज़ है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, USA, रशिया और भी काफ़ी सारे देश हैं, बट ये प्रोमिनेंट देश थे। इंडिया भी उस समय एलीज़ के ही साथ था। क्यों? क्योंकि हमारे देश पे तो यूके का राज था। 1945 में तो हमारा देश गुलाम था ना, तो हम लोगों ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूके की तरफ से ही लड़ी थी। तो इसमें जो वो बच्चे का फादर है वो बात कर रहा है कि हम लोगों के साथ भी जो ये एलीट फोर्सेस हैं, एलीज़ हैं, ये हमारे साथ भी ऐसे ही बर्ताव करेंगी जैसा हम लोगों ने क्रिपल्ड मतलब जो अपंग लोग होते हैं जिनके हाथ पैर या बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है। और ज्यूज़ जो है एक धर्म है, इस समय इज़राइल कंट्री है वो ज्यूज़ से पूरी बनी हुई है। तो ये बात कर रहा है कि जैसा हम लोगों ने, हिटलर ने, जर्मनी के लोगों ने ज्यूज़ के साथ और क्रिपल्ड के साथ गंदा बर्ताव किया था बहुत ज़्यादा, वो देखेंगे हम लोग अभी इस चैप्टर में, वैसा ही अब हमारे साथ भी होगा। तो नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। तो जो हेलमेट हेलमेट को लेकर के जाते हैं वुड्स में। वुड्स मतलब जंगलों में, ऐसे ही पास में घूमने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना लास्ट खुशी भरा टाइम स्पेंड किया और उन्होंने बच्चों के गाने गाए। और उसके बाद हेलमेट जो था उसके फादर ने खुद को गोली मार ली अपने ऑफिस में। हेलमेट को याद है कि दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस। वो कहता है कि उसको याद है हेलमेट को कि किस तरीके से जो ब्लड से भरी हुई यूनिफॉर्म थी उसके फादर की, जो उसके फादर ने पहनी गई थी और उनको बरी किया गया था। यहाँ पे बर्न्ड है, जलाया गया था उनकी फैमिली के फायर प्लेस में। देखिए जितने भी ठंडे देश होते हैं ना, उनके घर में क्या होता है, अंदर भट्टी टाइप की होती है ताकि घर वार्म रह सके। उसमें ही उसके फादर की बॉडी को जलाया गया था। इतना ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज्ड हुआ था, इतना सदमा लगा था उस बात से। मतलब इतने साल हो गए इस बात को, बहुत ज़्यादा परेशान रहा और कई सालों तक तो उसने, लगभग 9 साल तक जो हेलमेट था उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। उसको ये डर लगता था कि उसकी मदर उसको पॉइजन दे देगी खाने में, उसको जहर दे देगी, इसलिए उसने 9 सालों तक अपने घर में खाना नहीं खाया था। हेलमेट जो था मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इज it meant. His father had been a Nazi and the supporter of Adolf Hitler। तो उसके फादर जो थे ना हेलमेट के, वो एक नाजी थे। नाजी एक पार्टी थी जो कि एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर्स जो थे, उसमें एडोल्फ हिटलर की ही पार्टी थी, आप ऐसे समझ लीजिए, नाजी पार्टी। और इनकी आइडियोलॉजी अब हम चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से ज्यूज़ के साथ और जो लोग अपंग होते थे उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। लिटरली उनको भूखा मतलब टॉर्चर कर कर के मारा जाता था।
और ये जो हेलमट था इसके फादर भी नाजी पार्टी के सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर के भी ये सपोर्टर थे। आप लोगों ने बचपन से कभी ना कभी तो सुना ही होगा नाजीज़ के बारे में, हिटलर के बारे में। और हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था कि जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो बनाएगा और सारे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप के सारे देश जीतने का हिटलर का विजन था और जर्मनी को बहुत ज़्यादा पावरफुल वो बनाना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से उसने ज्यूस को मारा। ज्यूस जो है ना, उनको हम लोग हिंदी में यहूदी कहते हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने यहूदी शब्द सुना हो या फिर ज्यूस सुना हो। इसमें से कोई ना कोई नहीं सुना तो भाई अब सुनिए और बिल्कुल हमेशा के लिए इसको याद रखिए कि एक इंसान किस तरीके से, मतलब किस हद तक गिर सकता है और क्या क्या वो कर सकता है। नाजिज्म जो है सिर्फ नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, कुछ एक्ट नहीं थे, कोई काम नहीं था नाजिज्म, बल्कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। एक सिस्टम था आइडियाज़ का कि वर्ड को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए। हम नाजिज्म को और नाजिज्म के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और हेलमट के फादर ने खुद को क्यों मारा था, वो किस बात से डरा हुआ था कि उसने खुद को मार लिया था, वो सारी चीज़ भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं, इसमें बताते हैं आगे। मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था खुद को एलीज़ को। तो मैंने एलीज़ के बारे में आपको बताया था, जिसमें यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए वगैरह थे। तो एलीज़ को इसने क्या कर दिया था, जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया था, हार मान ली थी जर्मनी ने, एंटिसिपेट करते हुए कि क्या होने वाला है। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गॉबल्स, और उसकी जो एंटायर फैमिली थी उसने भी सुसाइड कर लिया था, क्योंकि गॉबल्स को समझ में आ गया था कि हम लोग हार गए हैं, अब हमारे साथ बहुत बुरा होगा, तो उसने सुसाइड कर लिया था अपनी फैमिली के साथ इन द बर्लिन बंकर इन अप्रैल। अब देखिए बर्लिन तो जर्मनी की एक जगह है, बंकर क्या होते थे। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो एयरफोर्स ना कहीं पर भी बम फेंकती थी, जहाँ पर लोग रहते हैं उन जगहों पर खूब बम फेंके जाते थे। तो लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए थे, बंकर्स बनाने शुरू कर दिए थे, मतलब अंडरग्राउंड घर एक तरीके से लोगों ने बिल्ड करने शुरू कर दिए थे। तो उन्हीं को बंकर कहा जाता था और बंकर्स में ही लोग सेफ रह पाते थे। तो बंकर्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये जो इसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था ना हिटलर का, उसने और उसकी पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था जब वो लोग वॉर में हार गए थे। एंड ऑफ द वॉर, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crimes against humanity। तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, एक तरह से कोर्ट होता है, कोर्ट सेटअप किया गया था नाजीज़ के खिलाफ कि इन लोगों ने वॉर ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम वॉर्स किए हैं। जैसे कि लड़ाई जो चल रही है उसमें जो जो इन्होंने हरकतें करी हैं, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ इन लोगों ने लोगों को बहुत परेशान किया था। नाजीज़ ने ज्यूज़ को बहुत परेशान किया था, जो क्रिपल्ड लोग होते थे, और जर्मन लोगों के अलावा जर्मनी में जो लोग रहते थे उनको लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इन सब चीज़ों को देख करके एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था इनके गुनाहों की इनको सज़ा देने के लिए। जर्मनीज़ कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, किस तरीके से जर्मनी ने जो हरकतें की हैं, जो कुछ किया है वॉर के टाइम पर, स्पेशली उनके जो एक्शंस थे, दोज विच केम टू बी कॉल्ड एज क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब पूरे के पूरे मानव, मतलब पूरी मानव जाति के खिलाफ इन्होंने जो क्राइम्स किए थे उसके लिए भी तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। रेज सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेम्नेशन, मतलब क्या ऐसा उन्होंने करा था कि पूरी दुनिया आज तक भी, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, इस पर मूवीज़ बनती हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो आज तक भी लोगों की रूह कांप जाती है ये सोच करके कि इस तरीके से कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ कर कैसे सकता है। तो हमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एलीज़ कौन थे। तो एलीज़ पावर इनिशियली जो थी वो यूके और फ्रांस थी। फिर 1941 में यूएसएसआर, जो आज रशिया है, उसने ज्वाइन कर लिया था, और यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो आपको याद रखना है कि एलीज़ में कौन कौन थे, और एक थे एक्सिस। ये एलीज़ पावर और एक्सिस पावर, ये जो हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी। एक्सिस में कौन कौन था, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये तीन पावर एक्सिस में थे। और बाकी भी बहुत सारे देश थे जो इन सब की कॉलोनीज़ हुआ करती थी। उस समय पर तो गुलामी वाला टाइम चल रहा था ना, तो कॉलोनी होती थी, जैसे कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की गुलाम थी। तो हम लोगों ने ब्रिटेन की तरफ से यानी कि एलीज़ की तरफ से, उस समय सबसे बड़ा नंबर था इंडियन आर्म फोर्सेस का, पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर में जितने भी देशों की आर्मी थी ना, इंडिया का बहुत बड़ा नंबर था उसमें। अब देखते हैं कि ये जीनोसाइडल वॉर क्या है। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। तो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रही थी दूसरे देशों के साथ, बट इन्होंने अपने देश के अंदर ही जीनोसाइडल वॉर चला रखी थी। ये क्या होता है जीनोसाइडल वॉर? जीनोसाइड का क्या मतलब होता है? देखिए, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। तो हमारी बॉडी में जीन्स अवेलेबल होते हैं, उन जीन्स की वजह से ही हम जैसे दिखते हैं, हम मतलब मेनली हमारे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारे बालों का रंग क्या होगा, आँखों का क्या होगा, ये हमारी बॉडी के जीन्स की वजह से सब कुछ होता है। तो जो ये था ना हिटलर ने कहा ये जो ज्यूज़ है ना भाई, ये बहुत ही गंदे लोग हैं और इनको हमें मारना चाहिए, तड़पा तड़पा के इनके साथ बहुत ही बुरा करके हमें इन्हें मारना चाहिए। इस तरीके की जीनोसाइडल वॉर मेनली क्या करा था, हिटलर ने छेड़ दी थी ज्यूज़ के खिलाफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप के जिस जिस इलाके में ये जर्मनी कब्जा करती गई थी वहाँ जीनोसाइडल वॉर इन्होंने शुरू कर दी थी। लोगों को पकड़ पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था, काफ़ी सारे लोग मरे। इसका 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख ज्यूज़ जो हैं वो मारे गए थे इस समय पे, और 2 लाख जिप्सी और 1 मिलियन मतलब 10 लाख पॉलिश सिविलियंस और 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो इतने सारे लोग, आप समझ लीजिए 1 करोड़ के लगभग लोग वर्ल्ड वॉर में नहीं, वर्ल्ड वॉर के अलावा जिससे हिटलर, जिन लोगों से हिटलर चिढ़ता था ना, उनको मार दिया था बेवजह ही। 1 करोड़ लोगों को तो वर्ल्ड वॉर के बिना भी इसने मार दिया था। इसीलिए तो हमें ये सब कुछ पढ़ना है। तो 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया था। मैंने आपको बताया था ना, जो उसको लगता था कि वो मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, तो ये तो भाई बोझ है हमारे देश पर, इनको मारो, ये देश के लिए कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते, हमारा खाएंगे ही बैठ के, बस इनको मार दो। इस तरीके की मेंटालिटी थी हिटलर की और हिटलर को फॉलो करने वाले लोगों की। तो नाजी जो थी ना, उन्होंने डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज़ बाय गैजिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑशविट्ज़। तो इसमें बताया गया है कि जो नाज़ी थे ना, उन्होंने कई कई तरीके निजात कर लिए थे कि किस तरीके से लोगों को मारा जाए, बहुत बुरा किया जाता था। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, वो इसी जो ऑशविट्ज़ की है, खैर उसके लिए आप मतलब बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। मैन्स होप फॉर मीनिंग, नहीं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, कि इंसान जो है कि हमारी ज़िंदगी में क्या है उसकी मीनिंग के सर्च के लिए अगर आप खोज करते हैं, उसके बारे में वो किताब है। और ये एक ज्यू के द्वारा लिखी गई है, जो कंसंट्रेशन कैंप में ऑशविट्ज़ में उनको रखा गया था, उनके साथ क्या क्या प्रताड़नाएं हुई थी, बहुत बहुत बुरा हुआ था भाई, मतलब सोच से भी परे। तो नाजी ने डिवाइस करी थी अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग, किस तरीके से इनको मारा जाए। लोगों को जहरीली गैसों के चैम्बर में डाल दिया जाता था, और न्यूमेरबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। तो एक ट्रिब्यूनल इनके खिलाफ बनाया गया था, सिर्फ 11 नाजियों को डेथ के दिया गया था, काफ़ी सारे लोगों को पूरी लाइफ की सज़ा दे दी गई थी। रेट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ ब्रुटैलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। मतलब ठीक है, उनके साथ सज़ा वज़ा दी गई नाजीज़ को, बट जितने क्राइम्स उन लोगों ने करे थे, जितना परेशान, जितनी ब्रुटैलिटीज़, मतलब इंसान सोच भी ना सके, उससे ज़्यादा लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया था, फिर भी उसके हिसाब से उनको सज़ा नहीं दी गई थी। बट वही है ना कि आप सज़ा दे करके किसी को क्या कर लेंगे, आप तो वैसे ही बन जाएंगे ना, जैसे उन्होंने किया आप उनके साथ वैसे ही कर लेंगे, तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो एलिस डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैव बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जर्मनी, देखिए जर्मनी बेचारा दोनों वर्ल्ड वॉर में हारा है, दोनों वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी जर्मनी हारा है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था जर्मनी को, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती करी गई थी। इसी की वजह से तो, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, तभी तो हिटलर का राइज़ हो गया था। लोगों को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, हिटलर जो कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है, ये कह रहा है कि इन सब ने हमारे साथ बुरा किया, अब हमें इनके साथ बुरा करना है। तो लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारा तो जर्मनी की मतलब बेइज्जती नहीं करी गई, ताकि फिर से वही हिटलर जैसा कोई इंसान ना खड़ा होकर के आ जाए। तो एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनके साथ जो बुरा हुआ था जर्मनी के लोगों के साथ, उसकी वजह से ही हिटलर जैसा इंसान और जर्मनी के लोग इतने ज़्यादा ब्रूटल हो गए कि किसी की फीलिंग्स के बारे में उनको समझ में नहीं आया। ये सब उसी की वजह से था, क्योंकि जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ बड़ी बेइज्जती हुई थी। तो अब देखते हैं कि बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। इससे पहले हमने थोड़ा सा देखा अभी पूरा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था।
जर्मनी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी के टाइम से, मतलब हमेशा, आज भी जर्मनी बहुत पावरफुल है, हमेशा से जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। पता है क्यों? जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो देखिए जर्मनी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर रहा है अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी के टाइम से ही, और उससे पहले से भी जर्मनी हमेशा से बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 के टाइम पर लड़ी गई थी, कौन कौन था उस समय जर्मनी के साथ? ऑस्ट्रियन एम्पायर थी, और एक तो ऑस्ट्रियन एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर भी थी, वैसे तो जर्मनी भी था एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर से वही इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एक तरफ थे। तो वही एलीड और एक्सेस पावर हुआ करते थे उस समय पे। तो एलीज कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। अब इससे पहले का जो पार्ट हमने पढ़ा था ना चैप्टर का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें सारे ऑल जॉइंट द वॉर एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम द क्विक विक्ट्री। तो सबको लग रहा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, सब सारे के सारे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हुआ था कि मिलिट्री पावर बड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी लोगों के पास, पूरे पूरे देश बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। तो सबको लगता था लड़ाई करेंगे, उनका देश कब्जा लेंगे, लड़ाई बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पर लड़ाई 4 साल तक चली थी। तो उनको ये समझ में नहीं आया था कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा लड़ाई से। तो लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्क्रैच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, ये जो 4 साल के लिए चली थी, तो यूरोप का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि यूरोप में लड़ी गई थी वो वॉर, और उस समय पर मतलब यूरोप के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पैटर्न ना सेम रहा है। जर्मनी ने ही जनरली वॉर स्टार्ट करी है दोनों, और जर्मनी को इनिशियल बड़े सारे गेन्स हुए। इनिशियली ना जर्मनी जीतता गया, और लास्ट फेज में ही आके जर्मनी हारता है। दोनों वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही हुआ है। तो इनिशियली जो है ना, जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा गेन हुए थे, और उसने फ्रांस को, बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था। देखिए आप लोग ना वर्ल्ड मैप यहाँ पे देखिए, ये जर्मनी दिखा रखा है। जर्मनी के साइड में ये रिहाइन लैंड है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनसे ले लिया गया था। यहाँ पे कोल रिजर्व्स होते हैं, कोयला है, लोहा वगैरह काफ़ी मिलता है, बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। रिहाइन लैंड जर्मनी का में है। जर्मनी ने क्या करता है, बेल्जियम पे जर्मनी ने हमला किया, फिर इसके बाद ये फ्रांस में घुस गया था। इसी तरीके से यहाँ पे ये नेदरलैंड्स है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी ने इसी तरीके से किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे करके ये फ्रांस पे अटैक करता है, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, और धीरे धीरे अटैक कर करके जीतता जाता है। तो इसमें फिर आगे बताते हैं कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ऑक्यूपाई कर लिया, बेल्जियम ऑक्यूपाई कर लिया। हाउएवर जो अलीज थे उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे जब 1917 में यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था। अब दोनों वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। स्टार्टिंग से यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया था, बट लास्ट में आते आते यूएसए ने ज्वाइन कर लिया। और हर बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जैसे ही यूएसए ने ज्वाइन किया, तभी जो है ये एलीज, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया जीतने लगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जैसे ही यूएसए ने ज्वाइन करा, तब ये इंग्लैंड, फ्रांस जीतने लगे थे, उससे पहले ये हार रहे थे। तो यूएसए गेम चेंजर हो जाता है दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ही। तो यूएस ने एंट्री कर ली थी 1917 में, और फिर ये जीत गए और जर्मनी को हरा दिया, और 1918 आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। डिफीट जो थी वो इंपीरियल जर्मनी की, इंपीरियल का मतलब होता है उस समय जर्मनी में राजा का रूल हुआ करता था। एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गई थी, तो इंपीरियल जर्मनी ख़त्म हो गया, जर्मनी के राजा को गद्दी से हटा दिया गया। एब्डिकेशन मतलब हटा दिया गया था एम्परर को। तो पावर जो है ना, अपॉर्चुनिटी दिखी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को, मतलब पार्टीज़ को लगा कि हम लोगों को डेमोक्रेसी लेकर के आनी चाहिए, और काफ़ी सारी पार्टीज़ बनी, और उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू जर्मनी को अब कंट्रोल करेंगे, जर्मनी पे राज करेंगे। तो एक नेशनल असेंबली बनाई गई, मतलब मिली थी वेमार एक जगह है जर्मनी में, एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो नेशनल असेंबली एक पार्लियामेंट जैसी बनाई गई। कहाँ पर मिले थे ये लोग? वेमार में मिले थे, और इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा देश है इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, हमारे देश में संविधान है, इसी तरीके से जर्मनी में भी बनाया गया, और फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, देखिए, कि वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी। इंडिया भी एक फेडरेशन है, क्योंकि इंडिया में सेंटर है और इंडिया में स्टेट है, और सेंटर मतलब जो मोदी जी की हमारी गवर्नमेंट है, और बाकी काफ़ी सारे जो राज्य हैं हमारे देश में, यूपी, बिहार और झारखंड और बिहार है ना, ये सब
काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, तो इन दोनों के पास पावर डिवाइड है, सारी की सारी पावर सेंटर के पास तो नहीं है, दिल्ली के पास थोड़ी ना सारी पावर, स्टेट्स के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, तो यही होता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑन रिश्टैग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग विमेन। तो डेप्यूटीज जो उनके नेता होते थे वो जर्मन पार्लियामेंट में जाएंगे, जर्मन पार्लियामेंट का क्या नाम है, रिश्टैग, रिश्टैग में जाएंगे किस बेसिस पर, यूनिवर्सल वोट, सारे के सारे जितने भी एडल्ट्स होंगे उसके देश के, चाहे वो विमेन हो चाहे मैन हो, सब वोट देख करके अपनी सरकार को चुनेंगे। ये जो रिपब्लिक बनाई गई थी ना, ये सब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लार्जली बिकॉज इसके जो टर्म्स थे ना, इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जो वेमार रिपब्लिक बनी थी, जो डेमोक्रेसी बनी थी, इसी ने ही, देखिए हराया किसने, हराया तो भाई उसने था, राजा ने, बट उसके बाद गवर्नमेंट बन गई थी। अब जो मीटिंग्स हुई थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद, जो बेइज्जती हुई वो सारी की सारी इस गवर्नमेंट की हुई। अब बाहर बेइज्जती होगी तो घर में कैसे इज्जत मिलेगी, तो ये लोग ना, देश के ही लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। पीस ट्रीटी जो हुई थी वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल विद द अलीज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। तो ये जो थी वेमार रिपब्लिक ने ही जा करके वर्साइल की ट्रीटी साइन करी थी, जिसको वर्साइल की संधि भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रीटी थी ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने वाली थी जर्मनी की। अब कैसे बेइज्जती हुई, जर्मनी ने भी बहुत सारे देशों पर राज कर रखा था, बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। तो जर्मनी लॉर्ड्स इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, तो अपने देश के अलावा बाहर इसके बहुत सारे जो देशों पे इसने राज कर रखा था ना जर्मनी ने, वो सारे इसके हाथों से चले गए। एंड 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा, मतलब इस जर्मनी को कितना ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करी गई थी। इसकी जो इसने दूसरे देशों पर राज कर रखा था वो सारा ये ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन लोगों ने आपस में बांट लिया। फिर 13% जो इसका, जैसे इसका लैंड है ना, तो लैंड का 13% भी जर्मनी से छीन लिया गया। और इनके जो मैंने आपको बताया था ना सुडाटन लैंड, वो वाला जो एरिया है रिहाइन लैंड वाला, यहाँ पे देखिए ये रिहाइन लैंड है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका कोल होता है, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो ये वाला इलाका किसने ले लिया, ये वाला इलाका फ्रांस ने और बेल्जियम, इन लोगों ने क्या करा, ले लिया इससे। तो इसका बहुत ही बड़ा एरिया ले लिया गया था और बहुत बड़े एरिया को डीमिलिटराइज्ड जोन भी बना दिया गया था। डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब है कि इस इलाके में अब जर्मनी अपनी कोई आर्मी नहीं रख सकती है, अपनी जर्मनी कोई मिलिट्री नहीं रख सकती है। तो जर्मनी का देश का भी बंटवारा कर दिया बहुत सारे, मतलब इनकी 10% जो पॉपुलेशन थी देश की वो भी हटा दी गई, 13% तो इनकी टेरिटरी, इनका इलाका छीन लिया गया, 75% इनका आयरन छीन लिया, 26% जो थी इनका कोल छीन लिया, किसने, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया ने। अब जो एलीट पावर थी, डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, डीमिलिटराइज कर दिया मतलब कह दिया गया कि जर्मनी अब अपनी आर्मी नहीं रख सकती है। वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलीज कंट्री सफर्ड। अब वॉर क्लॉज, वॉर गिल्ट क्लॉज, इसमें ये था, ये कहा गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की वजह से हुई है, बाकी किसी और की कोई गलती नहीं है, जर्मनी की गलती है, जर्मनी हम लोगों को पैसे देगी, जर्मनी बुरी है। वह बहुत ह्यूमिलिएट किया था, बहुत बेइज्जती कर दी थी जर्मनी की, कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है लड़ाई करने के लिए, हमारा जितना भी एलीट का यानी कि यूके, फ्रांस, रशिया, इनका जितना भी डैमेज किया है जर्मनी ने, जर्मनी उनको पैसा देगी, जर्मनी को कंपनसेशन पे करना पड़ा यूरो, ये 6 बिलियन, मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट आप समझ लीजिए, इतना कंपनसेशन, इतना पैसा देना पड़ेगा। एलीड आर्मी जो है उसने बहुत सारे रिहाइन लैंड के एरिया जो रिसोर्स रिच थे, जहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग मिनरल्स मिलते थे, जैसे वही कोयला हो गया और आयरन वगैरह, बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे, वो रिहाइन लैंड का सबसे अच्छा एरिया जर्मनी से छीन लिया गया। काफ़ी सारे जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्स। अब देखिए ये सारा का सारा ट्रीटी किसने करी थी, भाई देश तो बेइज्जती करते, किसी की भी करते, चाहे राजा होता तो राजा की करते, बट वहाँ पे जर्मनी में क्या बन गई थी, वेमार रिपब्लिक बन गई थी। अब वेमार रिपब्लिक ने कौन सी साइन करी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, किसके बीच, जर्मनी एंड एलीज के बीच। एलीज कौन, यूएस, फिलहाल यूएस इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि वो लास्ट में आया था, तो यूके, फ्रांस और रशिया, यूके फ्रांस मेनली थे इसमें। तो वेमार रिपब्लिक
को तो जर्मनी के लोगों ने देखा यार ये वेमार रिपब्लिक ने तो हमारी खूबी बेइज्जती करवा दी, अब हम इसको नहीं मानेंगे। तो इनको लगा कि जो हमारी हार हुई है वो भी वेमार रिपब्लिक की वजह से हुई है, और जो वर्साइल की ट्रीटी है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, इसकी वजह से हमारे देश की पूरी इंसल्ट हुई है पूरी दुनिया के सामने। अब द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर्स, वॉर जो हुई उसके क्या क्या इफ़ेक्ट रहे। वॉर ने डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट किया था एंटायर कॉन्टिनेंट पर, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। एंटायर कॉन्टिनेंट मतलब पूरे के पूरे यूरोप पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब असर पड़ा था वॉर का। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, लोगों के दिमागी तौर पर भी भाई इतना, भाई करोड़ों लोग मर गए। अब ठीक है जर्मनी हार गई, बट मरे तो उधर के भी लोग थे, दूसरे देशों के भी, तो साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी यूरोप की। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू कॉन्टिनेंट इनटू द वन ऑफ डेटर्स। तो क्रेडिटर मतलब उधार दिया करता था पहले यूरोप पूरी दुनिया को, बट अब ये उधार लेने वाला कॉन्टिनेंट बन गया। अनफॉर्चुनेटली जो इन्फेंट वेमार रिपब्लिक थी वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। तो ओल्ड एम्पायर जो राजा की थी उसके जो सिंस थे, उसने जो पाप किए थे, जर्मनी को हराया था, उसकी वजह से वेमार रिपब्लिक जो नई नई बनी थी उसको सारा का सारा पैसा पे करना पड़ा था। Republic carried the burden of war guilt and the national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। तो फिर हमारा रिपब्लिक को मतलब गिल्ट में, पूरा देश की तरफ से भी हर तरफ से गिल्ट में डाल दिया गया कि वॉर तुम्हारी वजह से हुई है, खूब बेइज्जती हुई उनकी, पैसा ख़त्म कर दिया गया और उनको कंपनसेशन देना पड़ा फ्रांस को बहुत ज़्यादा कि पैसा दो भाई, तुम्हारी वजह से वॉर हुई है, हमारे देश का नुकसान हुआ है। तो जर्मनी ने पैसा भी पे किया, और जर्मनी कौन कर रहा था, वेमार रिपब्लिक। तो लोगों को भी अपने देश की सरकार पर गुस्सा आने लगा कि यार इन्होंने कर क्या दिया हमारे साथ। तो दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स। तो अब जो लोग भी वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट, देखिए सोशल ना आइडियोलॉजीज होती है काफ़ी सारी। सोशलिस्ट ऐसे लोग होते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ, कि जो लोग चाहते हैं कि जो रिसोर्स है ना जितने भी देश के, उनका उन पे कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, सबका भला हो, हर किसी के पास हक हो देश के संपदा का, रिसोर्सेज का। कैथोलिक्स एक होते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, और डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो लोग वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। तो लोग इन पर अटैक करने लगे कि भाई ये इन लोगों की वजह से हुआ है जो हुआ हमारे देश के साथ गलत, और उनको क्या कहा जाने लगा, मोकिंगली नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि नवंबर में अकॉर्ड्स वगैरह हुए थे ना, जिसकी वजह से बजट बेइज्जती हुई थी जर्मनी की, तो इनको क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। और लोगों का माइंडसेट बन गया कि भाई हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है और हम ऐसे नहीं रह सकते। इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s वी विल सी सून। तो 1930s के टाइम पर क्या हुआ, हिटलर का राइज होने लगा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप की सोसाइटी पर और यूरोप की पॉलिटी पर। पॉलिटी का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम जो था देश में, किस तरीके से सत्ता चलाई जाएगी, सरकारें चलाई जाएंगी, इस चीज़ पर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सिविलियन देखिए क्या होता है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मूवीज़ में, सिविलियंस। तो सोल्जर्स का मतलब होता है जो लोग आर्मी के लोग होते हैं ना, आर्मी के लोग, बाकी जो लोग आर्मी के नहीं हैं उन सबको आर्मी वाले लोग क्या कहते हैं, सिविलियंस कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्मी में जिन्होंने सर्व किया था उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होने लगी, और सिविलियंस कहने लगे कि सिविलियंस, आम नागरिकों से आर्मी ऊपर है। पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। तो लोग कहने लगे कि भाई लड़के हो, मस्कुलिन बनो, आदमी बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, इस तरीके की बातें उस समय बहुत ज़्यादा की जाने लगी थी। मीडिया ने ग्लोरीफाई किया था ट्रेंच लाइफ को। अभी देखिए ट्रेंच क्या होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, आमने सामने आर्मीज थी, तो लोगों ने क्या किया, आर्मी से मतलब आर्मी वालों ने बचने के लिए ट्रेंचेस खोदने शुरू करे। ट्रेंचेस गड्ढे होते हैं, तो गड्ढे खोदे गए, ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया। मतलब पहले क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो आर्मी वालों ने गड्ढे खोदे और उन गड्ढों में बैठ करके ही वो लोग वॉर लड़ रहे थे। तो इस वॉर के बाद जब वॉर ख़त्म हो गई तो मीडिया ने कहा कि भाई ट्रेंचेस की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, इन आर्मी वालों ने तो हमारे लिए कितना कुछ किया है ट्रेंच में रह करके। बट ट्रूथ ये था कि जब सच्चाई ये थी कि ट्रेंच की जो लाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी लाइफ थी। मतलब ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्स, वहाँ पर जो लोग मर जाते थे ना ट्रेंचेस में, वो ऐसे ही पड़े रहते थे। सोल्जर्स जिनकी गोली लग गई वो मर गए, पड़े रहते थे, उनको चूहे खाते रहते थे। लोगों को कई तरीके की बीमारियाँ हो गई थी, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी वहाँ पर लाइफ की, और उनको फिर भी बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था पॉलिटिशियंस और मीडिया के द्वारा, ताकि लोग खूब ज़्यादा आर्मी में भर्ती हों। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड
एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस्ड रैपिडली। तो उन्होंने देखा कि कितनी जो आर्मी में जा रहे थे, जो ट्रेंचेस में थे, कि हर तरफ से अटैक हो रहा है, जो बॉडी मर जा रही है, उसमें चूहे उनको सड़ रहे हैं और लोगों को गैंग्रीन जैसी बीमारियां हो गई थी। गैंग्रीन बीमारी होती है जैसे कि पैर सड़ने लगता है और पूरी बॉडी में वो फैलने लगता है, बहुत बुरी हालत थी और इसको क्रूलिफाई किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था नहीं भैया तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके की चीज़ें की जा रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड द नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर, वाई पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इन टू बीइंग। तो मेनली जर्मनी में ये वाली चीज़ हो रही थी। अब बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भैया हमारे देश की बेइज्जती हुई है, नेशनल प्राइड जगाओ अपने अंदर, हमें बदला लेना है। और डिक्टेटरशिप, हिटलर क्या था? हिटलर एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर ऐसा पर्सन होता है जो किसी कानून को नहीं मानता, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, वो ही खुद कानून हो जाता है, जो वो कहेगा वही चलेगा। इस तरीके की जो डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वो कहता था कि मैं बदला लूँगा, मैं जर्मनी के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला मैं लूँगा। तो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते, उन्हें लगा था कि हाँ भाई ये हमारे देश की खोई हुई इज्जत वापस लौटाएगा। तो इस तरीके के डिक्टेटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड अ फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव इन द इंस्टेबिलिटी ऑफ द इंटरवॉर यूरोप। तो डेमोक्रेसी जो आज हमारे देश में है, पूरी दुनिया में है, उस समय ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी किसी को। तो वीडियो हो गया है काफ़ी बड़ा, अब आगे का जो वीडियो है, आगे के पार्ट्स हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।